दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु निथानी और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। बीजेपी सरकार ने ये माना था कि वो जाति जनगणना कराएगी, लेकिन जाति जनगणना से पहले ही सरकार कुछ ऐसे फॉर्म भर पा रही है जिससे कहीं वो मुसीबत में ना आ जाए। इस फॉर्म में 40 सवाल हैं और सवाल कुछ ऐसे हैं कि जो ओबीसी और जनरल को परेशान कर सकते हैं। ओबीसी वो जाति जिससे खुद प्रधानमंत्री आते हैं। क्या ये सब करने के बाद 5 राज्यों में आगे जो होने वाले चुनाव हैं, कहीं उसमें बीजेपी का पत्ता ही ना साफ हो जाए? आखिर बीजेपी करना क्या चाह रही है? इस दांव को खेल कर क्या वो अपने लिए और मुसीबत मोल लेना चाहती है? क्या ये पूरी खबर बात करेंगे संतोष जी से। संतोष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आखिर ये क्या ज़रूरत पड़ गई है सरकार को इस तरह के फॉर्म भरवाने की और ऐसा इस फॉर्म में है क्या? इन सवालों में ऐसा है क्या जिससे सरकार ही कहूँ कि बीजेपी परेशानी में पड़ सकती है चुनाव को लेकर? अंशु जी, सबसे पहले तो आपको और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और इन 40 सवालों ने या तो आप कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पोल खोल कर रख दी है, या तो ये कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस देश के एक बड़ी आबादी को, क्योंकि इसमें ओबीसी भी है और इसमें जनरल कास्ट भी है, उनको धोखा देने का काम किया है। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्या मोदी और शाह वाकई चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हार जाए ताकि योगी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। और एक पुरानी कहावत है हमारे यहाँ ना कि भैया मेरी एक आंख फूटे तो फूटे, पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाए, तो उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड भी हार जाए तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस तरह की कहानी रची जा रही है? आप देखिए खड़गे के साथ क्या हुआ। और अब जो 14 अगस्त को 40 सवालों की एक सूची आई, चूंकि सरकार जनगणना करा रही है, अब उसपे भी लोगों को बता दूं मैं कि जनगणना का एक नियम होता है कि 10 साल में जनगणना होनी चाहिए। इन्होंने कोविड का नाम लेकर जनगणना को ये टालते रहे। 2021 में जो जनगणना होनी थी वो 2026 तक नहीं हो पाई, अभी तो शुरू होना है कायदे से। अब अगर 2021 की जनगणना हो गई होती तो ये जो डिलिमिटेशन का झगड़ा जो फंसा हुआ है ये भी ना फंसता। फिर तो आप 2021 की जनगणना के आधार पे सब कुछ करते, आपको पूरा एग्जैक्ट फिगर पता होता। और आज की तारीख में भी जो सरकार की विकास योजनाएं चल रही हैं वो आज से 15 साल पहले यानी 2011 की जनगणना के आधार पे चल रही है। इससे पहले भक्तगण टूटे कि अरे कोविड के टाइम में कैसे जनगणना हो सकती थी। उन भक्तों को मैं बता देता हूं कि जाके पढ़ ले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, जाकर पढ़ ले कि कोविड खत्म होने के बाद दुनिया के कितने देशों में जनगणना हो चुकी है और हमारे 24 घंटे सातों दिन बिना छुट्टी लिए काम करने वाले साहेब के राज में इतने सालों से जनगणना का मामला अटका हुआ है। पता नहीं 29 तक जाकर होगा कि भी नहीं होगा। लेकिन इस जनगणना को लेकर सरकार की तरफ से ये कहा गया, जब ये अखिलेश यादव ने बाकायदा लोकसभा के पटल पर यह मामला उठाया था, तब अमित शाह ने खड़े होकर कहा था कि जातीय जनगणना होगी, आंकड़े आएंगे। फेज वाइज उन्होंने कई चीजें बताई थी। राहुल गांधी लगातार ओबीसी जनगणना की मांग कर रहे हैं, ओबीसी के अधिकारों की मांग कर रहे हैं। एक बात अंशु जी मेरा मानना है, बहुत सारे लोग इस बात को चौंकते हैं कि जाति से मैं ब्राह्मण हूं, तो क्या मैं जातीय जनगणना का समर्थन करता हूं कि नहीं करता हूं? मैं करता हूं। मैं बिहार में भी जब जातीय जनगणना हो रही थी मैं उसका भी समर्थन कर रहा था। ये लड़ाई झगड़ा एक बार में बंद हो जाना चाहिए। एक बार हम कर लेते हैं जातीय जनगणना, हमें ये पता, क्योंकि इससे पहले अंग्रेजों के टाइम में हुई थी। एक बार जातीय जनगणना कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ब्राह्मण कितने हैं, क्षत्रिय कितने हैं, वैश्य कितने हैं, दलित कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं। और फिर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो उपजातियां हैं, ब्राह्मण में उपजाति है, बाकी जातियों में उपजाति है, हमें ये तो पता लगे कि ओबीसी का कौन सा वर्ग जो है वो ओबीसी के आरक्षण को निचले तबके तक नहीं पहुंचने दे रहा है। हमें ये तो पता लगे कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य का कौन सा वर्ग है जो नीचे तक जो जरूरतमंद आदमी को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिलने दे रहा है। एक बार ये टंटा खत्म हो जाना चाहिए। जातीय जनगणना जिस दिन हो जाएगी अंशु जी, एक एक जाति के आंकड़े आ जाएंगे ना, इस देश की राजनीति 360 डिग्री बदल जाएगी। लेकिन वो नेता ही क्या जो झगड़ा सुलझा दे, ये बड़ा वो मैं तो मजाक मजाक में कहता हूं कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था या जब हमारे प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ रहे थे, आज
जब नई पीढ़ी कॉलेज में पढ़ रही है और 20 साल बाद जो पीढ़ी कॉलेज में पढ़ेगी। 2-3 मुद्दे आप हमेशा देखिए, जी लाइब्रेरी साफ-सुथरी होगी, अच्छी किताबें आएँगी, क्लास टाइम पे होगा, ये सब चीज़ होगा और चुनाव जीतने के बाद चाहे वो एबीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, किसी को क्लास की टाइमिंग से मतलब नहीं रहता। अब तो और ज़्यादा गड़बड़-झाला हो गया है। आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर 24 घंटे सातों दिन बीजेपी की यात्राओं, रैलियों और कार्यक्रमों में ही लगे रहते हैं और बाकी टाइम वो टीवी डिबेट में बैठते हैं। पढ़ाते कब होंगे मुझे पता नहीं। लेकिन अब जो इससे बड़ा धोखा, प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर कहते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर में ओबीसी में ओबीसी, ओबीसी। आपसे कहा गया कि भैया ओबीसी जनगणना करवा लीजिए। जनरल कास्ट की भी गणना होनी चाहिए। अब कितने ओबीसी है ये कैसे पता लगेगा? जब आप पूछेंगे तभी तो पता लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें ये सवाल नहीं पूछा गया। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये रख देता हूं दर्शकों के सामने, दर्शक इसका फैसला करें। ये दर्शकों के सामने वो सवालों की पूरी लिस्ट है। और बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, नोटिफिकेशन 14 अगस्त 2026, ये जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इन्होंने बाकायदा ये 40 सवालों की लिस्ट जारी की है। इन 40 सवालों में सब कुछ पूछा जा रहा है, लेकिन जो पूछे जाने की उम्मीद थी वो नहीं पूछा जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल कि आखिर आप उसी ओबीसी को क्यों धोखा दे रहे हो जिस ओबीसी का राग लापते हो। आप उस जनरल कास्ट को, उनको अगड़ी जातियां कहा जाता है लेकिन मैं जनरल कास्ट कहता हूं, उनको क्यों धोखा दे रहे हो जिनके वोट बैंक के बल पर आप चुनाव दर चुनाव जीतते जा रहे हो। सब कुछ इसमें कई सवाल ऐसे हैं जो पहली बार पूछा जाएगा, लेकिन वो सवाल नहीं पूछा जा रहा है जिस सवाल का सबको इंतजार है। अब जरा मैं बता देता हूं सवाल में। पहला सवाल है, पर्सन का नाम पूछा जा रहा है, फिर घर के मुखिया के साथ उनका क्या रिलेशन है, उनका लिंक क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिज शादी कौन से साल में हुई थी, पति या पत्नी जीवन साथी का क्या नाम है, राष्ट्रीयता क्या है, रिलीजन क्या है, और 10वें नंबर पे वो सवाल है, लेकिन उसका जिक्र मैं आगे कर लूंगा। मैं 11वें नंबर पे आ जाता हूं। पिता के सारे विवरण, माता जी के सारे विवरण, डिसेबिलिटी है कि नहीं है, मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है, बाकी लैंग्वेज क्या जानते हैं, पढ़ाई लिखाई कितनी है, अटेंडेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ये बड़ा एक अजीब सा सवाल है कि स्टेटस ऑफ अटेंडेंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अब पता नहीं इसका क्या मतलब मायने हैं। हाईएस्ट एजुकेशनल, वर्क एनी टाइम ड्यूरिंग लास्ट ईयर, क्या काम किया, इनकम, इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, किस इंडस्ट्री ट्रेड या सर्विस में काम करते हैं, क्लास ऑफ वर्कर क्या है, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी क्या करते हैं, सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, क्या नौकरी ढूंढ रहे हैं या उपलब्ध है, ट्रेवल टू प्लेस ऑफ वर्क, बर्थ प्लेस, प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, रीजन फॉर माइग्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द विलेज टाउन, मतलब गांव में कब तक रहे, माइग्रेशन से पहले कब तक रहे, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, कितने बच्चे हैं आपके, प्रेजेंट फॉर करेंटली मैरिड विडो, बच्चों का डिटेल है। फिर ये भी पूछा गया है कि प्लेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, मतलब कोविड-19 का वैक्सीनेशन आपने कौन सी जगह पर लगाया, टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स कितने हैं, मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, वोटर आईडी नंबर क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो है कि नहीं। और बड़ा दिलचस्प मैं बता देता हूँ भैया, इनके जो आपका आधार नंबर है, चुनाव आयोग कह चुका है नागरिकता का सबूत नहीं है, आधार कार्ड की एजेंसी भी कह चुकी है कि नागरिकता का सबूत नहीं है, वोटर आई कार्ड भी चुनाव आयोग कह रहा है कि नागरिकता का सबूत नहीं है, पासपोर्ट नंबर विदेश मंत्रालय कह चुका है कि पासपोर्ट तो सिर्फ यात्रा का दस्तावेज है, नंबर का वो नागरिकता का सबूत नहीं है, और ड्राइविंग लाइसेंस तो बहुत पहले ही नागरिकता का सबूत नहीं माना जाता है, कई जगह तो उसको एड्रेस प्रूफ भी नहीं माना जाता है। लेकिन जिन जाति, अब इसमें बाकायदा नीचे जो है वो नाम भी है, मृत्युंजय कुमार नारायण, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर है। और इसमें जिस सवाल को मैंने छोड़ दिया था, 10वें नंबर का सवाल है अंशु जी। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि आप एससी हैं या एसटी हैं या कास्ट। अब इसमें कहीं नहीं पूछा गया कि क्या आप ओबीसी हैं, क्या आप जनरल है, और अगर उनका सबकास्ट भी पूछ लिया जाता तो ये लड़ाई, ये झगड़ा एक ही बार में खत्म हो जाता। आपने कहा जातीय जनगणना करवा रहे हैं, पता नहीं कितने फेज में करवाओगे आप। इसी में आपको एक ही सवाल तो डालना था कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या जनरल है, और नीचे एक इसका सब क्लॉज बना देते कि आपकी जो भी उपकास्ट है, उपजाति है, वो भी आप बता देते, क्योंकि ये लड़ाई फिर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट मोदी सरकार की टेबल पर पड़ी हुई है, मोदी सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जरूरी होगा कि जातियों में उपजाति की भी जनगणना हो। ये लड़ाई झगड़ा मोदी साहब क्या हमेशा के लिए बनाकर रखना चाहते हैं?
क्यों आपने इसमें ओबीसी को नहीं डाला, क्यों आपने इसमें जनरल को नहीं डाला, और जबकि आपको पता है इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद, मैं फिर से दोहरा देता हूं, कुछ ही महीनों बाद अगस्त का महीना खत्म होने जा रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर उम्मीदवारों का चयन शुरू हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया है, और जनवरी फरवरी में चुनाव होना है 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, और जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में उनके चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में एससी वोटर और जनरल वोटर, एससी भी और ओबीसी और जनरल वोटर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनाव लड़ने और लड़ाने में। उत्तराखंड में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका दलित और जो मतदाता है वहां के जनरल, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मोदी की सरकार ओबीसी के साथ भी कर रही है खिलवाड़, और जनरल कास्ट जिसमें ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, वैश्य, ये तमाम लोग आ जाते हैं, इनके साथ भी कर रही है खिलवाड़। जी, बिल्कुल। ये आपने जो बताया ये वाक़ई ये तो आँख खोलने वाली खबर है और अब इस तरह के फॉर्म जाएँगे तो उसके बाद जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं ख़ास तौर पर कि उनका क्या रिएक्शन होगा? ख़ास तौर पर अगर कहा जाए जहाँ पर चुनाव होने हैं जिन राज्यों में तो वाक़ई उसको लेकर एक खलबली तो ज़रूर मचेगी ही मचेगी। क्योंकि खुद कहते हैं हम ओबीसी समुदाय से आते हैं और आपने सही कहा कि एक ही बार में अगर इसमें वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं ओबीसी भी और उपजातियाँ भी तो सारी चीज़ें पटाक्षेप हो जाता, सब चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाती, लेकिन शायद करना नहीं चाहते। वो कहीं न कहीं इन चीज़ों को बँटवारे की राजनीति में हमेशा उलझा कर रखना चाहते हैं। और वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। अभी देखिए कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ है, उनको एक दलित होने के नाते उनका अपमान किया गया, जहाँ वो गए उसके बाद उस जगह का मंच का शुद्धिकरण किया गया, उसको धुलवाया गया। और इसी तरीके की चीज़ें हो रही है अगर ओबीसी और जनरल कास्ट को इस तरह से अगर उनको उनको लगेगा कि हमको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है और अभी जो यूजीसी का जो छात्रों का आंदोलन था, उसमें साफ तौर पर देखने में नज़र आया कि उनकी जो नाराज़गी थी, उनका जो गुस्सा था, उनका कहना था कि इस लिहाज से जो जनरल हैं, उनके लिए क्या चीज़ें बाकी रह जाती हैं। अब इसमें ओबीसी हैं, उनकी भी शिकायतें दर्ज हो जाएँगी, जो बाकी उपजातियाँ हैं, उनकी भी इस बात को लेकर शिकायत हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने एक और सेल्फ गोल कर लिया है? लगातार ये सरकार ऐसे फैसले कर रही है बीजेपी पर जो मुश्किल पड़े, भारी पड़े। क्या जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या जो उनके अधिकारी हैं, वो उनको जानबूझकर ऐसी सलाह दे रहे हैं ताकि ये सरकार, ये पार्टी और भी अलोकप्रिय होती चली जाए? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है। अंशु जी, ये वाकई अपने आप में बहुत सेंसिटिव और बहुत गंभीर इशू है कि आखिर जिस काम के लिए आपने एक फैसला किया, उस काम को आप लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप क्यों बार-बार इसमें कई तरह के किंतु परंतु लगाते हुए नजर आ रहे हैं? ये तमाम चीजें देखनी होगी। मैं दर्शकों को थोड़ा-सा बता देता हूँ कि ये जो है, ये सेंसस 2027 जो है, ये डिजिटल जनगणना हो रही है। डेटा डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जाएगा, लोगों को खुद अपनी जानकारी देने यानी सेल्फ एनुमरेशन का विकल्प भी मिलेगा, और जनगणना की कानूनी प्रक्रिया, अनुसूचित थोड़ा सा कानून के बारे में बता देता हूं। सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990 के तहत होगी। केंद्र सरकार के मुताबिक लोगों की दी हुई जानकारी पूरी गोपनीय रखी जाएगी। या तो 10वीं 12वीं के रिजल्ट आते ही कोचिंग वाले मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं, और वो तो 10वीं 12वीं का रिजल्ट तो वो गोपनीय रख नहीं पाते हैं। ये सेंसस एक्ट की धारा 15 के तहत इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, आरटीआई के तहत नहीं दिया जा सकता, और किसी कोर्ट में सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका फैसला कब किया था? केंद्र सरकार ने जो है इसका फैसला, ये कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है, इस कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने 30 अप्रैल 2025 को यह फैसला किया था कि इस बार की जनगणना में जातीय जनगणना भी कराई जाएगी, और इसके लिए मैं दर्शकों को बता देता हूं बजट कितना रखा है। 11,718.24 करोड़ रुपए। मैं फिर से दोहरा देता हूं, 11,718.24 करोड़ रुपए रखा है। और मोदी सरकार के जो कामकाज का तरीका है, नितिन गडकरी ने तो कह दिया बकायदा कि वो इथेनॉल वाली जो पॉलिसी लेके आए हैं वो कट कॉपी पेस्ट से लेके आए हैं। तो ये बजट बढ़ेगा क्योंकि सरकार कोई भी काम टाइम पे कर नहीं पाती। मैं तो कभी कभी ये कहता हूं, मोदी जी आप सैटरडे संडे छुट्टी ले लो,
आप महीने में 4 एक्स्ट्रा छुट्टी ले लिया करो, साल में 1 महीने की छुट्टी लेके घूमने निकल जाया करो। लेकिन जो 10-11 महीने जो भी आप काम करते हो, वो प्रॉपर सरकार का काम किया करो। ये चुनावी रैली, ये चुनावी दौरे, ये चुनावी मीटिंग ये मत किया करो। आप प्रॉपर उसके लिए छुट्टी ले लो। मैं बता दो कि 7 दिन मैं छुट्टी पे हूँ, मैं भाजपा के नेता के तौर पे काम करूंगा और महीने में 22 दिन या 23 दिन में प्रधानमंत्री के तौर पे काम करूंगा। कम से कम समय पे काम पूरे तो करेंगे। वो करने की उम्मीद बहुत कम है। अब इसकी जातीय जनगणना 2 चरणों में, कई तरह की बातें, कई तरह की चीजें, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आ गया है 14 अगस्त को, आज की तारीख को, उसने एक तरह से पोल खोल कर रख दिया। अब पता नहीं, कई बार मुझे लगता है कि अपोजिशन भी देर से इस बात को समझता है। अब जैसे वो खनन वाली एक जो कानून सरकार ने सदन में खेल कर दिया, उस कानून का विरोध होना चाहिए था, कायदे से विरोध होना चाहिए था। भारत, इनको पता नहीं है, इनको आज ये विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं। इस देश के बंटवारे के समय जो कुछ भी हुआ जुलाई से अगस्त 1947 के दौरान, शायद सितंबर के भी कुछ दिनों में, इतने बड़े पैमाने पर जो माइग्रेशन हुआ, जो हिंदू और सिख पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर दिल्ली आए, बहुत सारे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। उनके दर्द, उनके दुख, दिल्ली मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में भी गए, उनके दर्द और उनके दुख को, उनकी कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। विभाजन के उस दौर की कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मोदी साहब हमें कटु यादें ही दिलाना चाहते हैं कि हम आजादी से पहले याद करें कि क्या विभीषिका आई थी। तो जब आप हमें याद दिला रहे हो कि आजादी के समय क्या हुआ था, कैसे हिंदुओं और सिखों के साथ हुआ था, कैसे उनको पाकिस्तान से भागकर आना पड़ा था, तो हमें ये भी तो याद दिला दो हुजूर कि आपके जो पैतृक पुरुष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और आपके जो संघ से जुड़े राजनीतिक दल थे, वो सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए मुस्लिम लीग के साथ बैठकर सरकार चला रहे। इस देश में पाकिस्तान बनने का बीज किसने बोया था, ये भी तो बता दो, ताकि हमारे देश के लोग सतर्क रहे कि ना बाबा ना, आरएसएस वालों को प्रणाम कर लो, सलाम कर लो, फिर उन्होंने देश को बांट दिया हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान। ये भी तो याद दिलाओ, ताकि हमारे जैन जी को पता लगे कि किस पे भरोसा करना है और किस पे भरोसा नहीं करना है। जिन्होंने 75 साल पहले इस देश के बंटवारे की नींव रख दी थी, अब भी वो इस देश को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, कोई दूरदर्शिता नहीं है। मैं सीधे कह रहा हूं कि एक जनगणना आप करवा रहे हैं, उसमें कोई राउंड की जरूरत नहीं है। एक साथ तमाम सवाल पूछ लीजिए ताकि वो एग्जैक्ट फिगर हमारे पास आ सके। आप क्यों इस चरण, उस चरण, फिर 10 साल बाद, फिर 15 साल बाद राजनीति की अनंत संभावनाएं खुलकर क्यों, खोलकर क्यों रखना चाहते हो? सीधा सवाल है, किस जाति के कितने लोग हैं? और दूसरा सवाल है कि जो भी सुविधा आप उस जाति को दे रहे हो, वो उस जाति के असली लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। अब ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए, बार बार पूछा जाना चाहिए कि देश के पहले देश के उप प्रधानमंत्री, पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके, दशकों तक मंत्री रह चुके जगजीवन राम, उनकी बेटी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, माफ कीजिएगा, लोकसभा स्पीकर जो उनकी बेटी थी मीरा कुमार, क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए? क्या चिराग पासवान, अभी तक शादी नहीं की उन्होंने, शादी कर लेंगे तो क्या उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए? बहुत सारी बातें हमें, चाहे वो एससी हो, चाहे बहुत है। ओबीसी हो, और चाहे जनरल कास्ट का ईडब्ल्यूएस हो, इन तमाम कोटों पर हमें ये विचार करना होगा। क्राइटेरिया हमें सिर्फ एक ही बनाना होगा, जो गरीब है, जिसको जरूरत है, उसको दो, और जो उस दायरे से बाहर निकल चुके हैं, उनको अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। नेता ये कभी नहीं करेंगे। नेता अगर ये कर लेंगे तो राजनीति की दुकान उनकी बंद हो जाएगी। हो लेकिन इस जाएगी। बार पब्लिक परमानेंट शटर गिरा देगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के चाहे ओबीसी हो या जनरल कास्ट हो, बल्कि खड़गे साहब के साथ जो किया गया, उसके बाद दलित भी शटर गिराने पर विचार कर रही। कभी कभी तो मुझे लगता है, ये सवाल मैं दर्शकों से पूछता हूं, आप बता दो कि क्या योगी आदित्यनाथ को जानबूझकर चुनाव हराने के लिए तो ये नहीं किया गया? क्योंकि आप हटा तो पा नहीं पा रहे हो। जब भी आपको लगता है कि आप योगी आदित्यनाथ को हटाने वाले हो, कुछ ना कुछ ऐसा उनके हाथ में कुंजी लग जाती है कि आप बेचैन होकर तड़पने लगते हो, फड़फड़ाने लग जाते हो। तो ये कहा जा रहा है कि अब चुनाव हार के ही योगी को हटाया जा सकता है। तो क्या ये सिर्फ योगी को हराने के लिए ये चीज लेकर आए हो? मैं तो कहूंगा कि दर्शकों को इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए, और इस एंगल से भी इस पर जरूर विचार विमर्श करना चाहिए। जी, और दर्शकों से मैं एक बार फिर अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको हमारा चैनल पसंद है, आप हमारे वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, और सिर्फ लाइक ही नहीं कीजिए, उन्हें अंत तक देखिए। कम से कम 20 मिनट तो, 15 मिनट तो उसको जरूर देखिए, और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जो भी आपके मन में सवाल हैं, वो सवाल हमारे सामने जरूर रखिए, क्योंकि हमारी निर्भीक पत्रकारिता को जारी रखने के लिए आपका ये सपोर्ट हमें बहुत बहुत दरकार है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस मुद्दे पर।
अगर ये कहा जाए जिस तरह से उन्होंने इसमें एक इतना बड़ा लूप होल छोड़ दिया है, ओबीसी की ये बात नहीं करता, बाकी उपजातियों की बात नहीं करता, तो विपक्ष भी तो इस पर अब एक सवाल उठाएगा क्योंकि फिर तो जाति जनगणना का पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। और आपने सही कहा, क्या इसको लेकर कोई सेल्फ गोल कर रही है बीजेपी या नहीं चाहती कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते? एक बार ऐसा ही हुआ था कि जब बिहार में चुनाव होने थे तो वहां पर आकर जो आरएसएस प्रमुख आरक्षण के ऊपर बयान दे गए थे कि आरक्षण की इतनी जरूरत नहीं है, तो वो बहुत भारी पड़ गया था बीजेपी को। और कहीं कुछ वैसा ही रिपीटिशन ना हो जाए इस फॉर्म में जो ये किया गया है, क्या लगता है कि इसमें कोई संशोधन होगा? क्योंकि अभी ये आया है और इसको लेकर अब चर्चा अभी-अभी आप इस खबर को सामने ला रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इस पर चर्चा भी होगी, विपक्षी दल भी करेंगे, वो जो कम्युनिटीज़ हैं, जो ओबीसीज़ हैं, बाकी जनरल हैं, बाकी कास्ट हैं, वो भी इस पर अब सवाल उठाएगी और सरकार से सवाल होगा ही। तो क्या लग रहा है, बहुत सोच समझ के हालाँकि सरकार ने ये दाँव खेला होगा, तो इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। संक्षेप में बताइए कि इसके पीछे का मकसद आखिर क्या है? देखिए, इसके पीछे का मकसद तो एक सेल्फ गोल समझ में आ ही रहा है। दूसरा हुँ, मकसद आ रहा है कि जब सरकार में घबराहट का माहौल है। अब ये देखिए, मोदी ही बेनकाब नहीं हो रहे हैं, अमित शाह ही बेनकाब नहीं हो रहे हैं, नितिन गडकरी भी बेनकाब हो गए, सरकार के कई मंत्री एक-एक करके बेनकाब होते जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पोल खुलती चली जा रही है और ये आपस में जिस तरह से लड़ रहे हैं, आप देखिए ना, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2-2 राज्यपालों ने खोल दिया मोर्चा, फिर वो प्रधानमंत्री से मिले, उससे पहले उन्होंने कहा कुर्सी कल जाती हो तो आज चली जाए और फिर उसके बाद खबर हुँ, आती है कि एक वीसी ने ये प्रयागराज के उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जो टिप्पणी थी उससे आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस तरह की खबरें आ रही। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुजराती लॉबी के बीच में लड़ाई चल रही है, उसकी एक मानगी हो सकती है, लेकिन ये गजट नोटिफिकेशन है। होम मिनिस्ट्री ने गजट नोटिफिकेशन बाकायदा जारी किया है, तो इसको बदलने के लिए, संशोधन करने के लिए भी उसी तरह का नोटिफिकेशन लाना होगा। दर्शकों को एक जानकारी बता देता हूँ चलते-चलते अंशु जी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, बहुत सारे लोग उनके बारे में जानना चाह रहे थे। बता देता हूँ, एम्स की तरफ से अपडेट आया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को 13 अगस्त की शाम को घबराहट और असहजता की शिकायत के बाद चिकित्सीय मूल्यांकन किया गया। इस दौरान कोरोनरी एंजियोग्राफी समेत कई आवश्यक जांचें की गई। फिलहाल उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। उन्हें एम्स नई दिल्ली के कार्डियोलॉजी विभाग में चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है। राजनीतिक वाद विवाद एक तरफ और पत्रकार होने के नाते हम जो आलोचना और टिप्पणी करते हैं वो हमारा हक है, लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते मैं दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ कि जेपी नड्डा साहब जल्द से जल्द स्वस्थ हो और अपने घर वापस आए, अपने परिजनों से मिले, उनके पूरी तरह से स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ। अपने तमाम दर्शकों से भी कहूंगा कि आप भी कामना करें कि जेपी नड्डा साहब जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। जेपी नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं, जेपी नड्डा साहब राज्यसभा में सदन के नेता हैं, जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई जो हुई है माफ कीजिएगा, वो बिहार के पटना में हुई है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में वो पटना में अखबारों के दफ्तर घूम घूम कर प्रेस रिलीज बांटा करते थे। तो ये मैंने दर्शकों के सामने सिर्फ तथ्य रखे हैं ताकि दर्शकों को तमाम चीजें पता लगते रहे, उन्हें तमाम चीजों की जानकारी हो और इस वीडियो के अंत में हम आ गए हैं। अंशु जी को और मुझे यानी संतोष पाठक को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। और जैसा अंशु जी ने कहा, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को कम से कम 5-10 लोगों तक जरूर बढ़ाइएगा। जाति पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं खास तौर से कहूंगा कि ओबीसी और जनरल कास्ट वालों को कम से कम अपनी जाति के लोगों तक ये जरूर पहुंचाना चाहिए ताकि वो सोशल मीडिया पर लिखकर सरकार से कहे कि हुजूर माई बाप काहे रायता फैला रहे हो, एक ही झटके में ये तमाम सवालों का अंत कर दो, ये तमाम झगड़ों का अंत कर दो ताकि हम जाति के झगड़ों से विमुक्त होकर हम एक नया भारत बनाने के लिए काम करें। ये विडंबना है अंशु जी इस देश की कि जब यूरोप औद्योगिक क्रांति हो रहा था, हमारे यहाँ के राजा, नवाब, शहंशाह भोग विलासिता में डूबे हुए थे और अब जो ये महत्वपूर्ण 10-12 साल हमारे पास थे, 2014 से 2029-30 का साल, ये 10-11-12 साल हम हिंदू मुसलमान में उलझे थे। बस इतना ही। बिल्कुल। तमाम दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।